गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेव मोशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, ठीक है। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें तरंग गति की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन में मैंने 2 पॉइंट आपको बता दिए थे कि इसमें क्या होता है कि तरंग के संचरण के लिए एक ऐसे पदार्थिक माध्यम का होना आवश्यक है जिसका प्रत्यास्थता और जड़त्व का गुण पाया जाता हो। यानी कि अगर किसी भी माध्यम में अगर तरंग का संचरण कराना है तो उस माध्यम में 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला आपका इलास्टिसिटी, दूसरा आपका इनर्शिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि तरंग गति में माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं चले जाते बल्कि अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर कंपन करते हैं या गति करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया था कि अगर कहीं पर किसी सरफेस में अगर हमने डिस्टरबेंस क्रिएट किया गया, विक्षोभ उत्पन्न किया है, तो वहां पर बेसिकली होगा क्या कि वहां पर जो माध्यम के कण होंगे, जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे, वो बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह नहीं चले जाएंगे बल्कि वो अपनी जो साम्य अवस्था या मध्यमान की स्थिति होती है उसी के इर्द गिर्द कंपन करते हैं, ठीक है। फिर 2 पॉइंट तो ये हो गए। तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट से मैं यहाँ पर फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ कि फिर यहाँ पर देखिएगा कंपन करने वाले कणों के विभिन्न स्थितियों में वेग भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु विक्षोभ का वेग नियत रहता है या केवल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इस पॉइंट में क्या है, अब पॉइंट नंबर जो भी होगा अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ कि कंपन करने वाले कणों के विभिन्न स्थितियों में आपके वेग भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप एक कटोरे में बाउल में पानी ले लीजिए, ठीक है, और उस बाउल में पानी इतना भरा होना चाहिए मतलब कि उसकी ऊपरी सतह से थोड़ा नीचे, उसकी गर्दन तक नहीं बिल्कुल भरना, थोड़ा खाली कटोरा छोड़ देना है बाउल में। फिर उसमें क्या करिए, एक कोई ऐसी छोटी सी स्टिक टाइप की ले लीजिए, उससे उस पर चोट करिए उस बाउल पे। तो आप क्या देखेंगे कि वहां पर आपको तरंगें जनरेट होती हुई दिखेंगी, ठीक है। लेकिन मैंने इस एग्जांपल में क्यों किया उसको समझिए कि कंपन करने वाले जो कण होते हैं विभिन्न स्थितियों में वेग, आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उसमें जो अलग अलग जो उसमें तरंगें उत्पन्न हो रही, तो वहां पर ये चीज ऑब्जर्व करने वाली कि जो उसके कण जो कंपन कर रहे हैं उनका जो अलग अलग स्थितियों में अगर उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पर आपको हर एक कण के लिए उनकी वेग जो होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन परंतु विक्षोभ का वेग नियत रहता है। लेकिन उसमें जैसे जो पूरा विक्षोभ, पूरी डिस्टरबेंस की बात की जाए, मैंने तो हर एक कण की बात की थी इससे पहले यहाँ पर कंपन करने वाले कणों के लिए। लेकिन अगर हम पूरे विक्षेप के वेलोसिटी की बात करें, वेग की बात करें, तो वो नियत रहता है, ठीक है। और ये किस पर डिपेंड करता है, या केवल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब आपने कोई जेली टाइप मटेरियल ले लिया है, उसको किसी बर्तन में रखा हुआ है और आप उसमें विक्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं तो उसमें तो ज्यादा देर रहेगा नहीं। लेकिन अगर कोई वाटर है, वाटर का अगर आपने लिया है माध्यम के रूप में, मीडियम के रूप में, तो वहां पर जो विक्षोभ होगा वो डिस्टर्बेंस बहुत ही ज्यादा क्रिएट होगा इन कंपैरिजन टू जेली। जेली में आप क्या देखते हो कि जेली में अगर आप किसी बर्तन में जेली को भर दिया जाए, मतलब कि थोड़ा पिघली अवस्था में हो, उसको भर दिया जाए और उसमें कंपन उत्पन्न किया जाए, तो अगर उसको हम वाटर से कंपैरिजन करेंगे तो उसमें जो वाटर में डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा और जेली लाइक जो आपने मटेरियल पदार्थ लिया हुआ है दूसरे माध्यम के रूप में, उसमें जो विक्षोभ या डिस्टर्बेंस वो कम होगा। तो यहाँ पर इस तरह से यह केवल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो मैंने 3 बातों को अलग अलग पॉइंट से आपको समझा दिया। फिर अगला है तरंग गति में यद्यपि माध्यम के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते परंतु ऊर्जा माध्यम के एक भाग से दूसरे भाग की ओर संचरित होती है। इस पॉइंट को कैसे समझ सकते हैं कि आपने वाटर में जब डिस्टर्बेंस को क्रिएट किया तो बेसिकली आपने वहां पर क्या किया, वाटर में जब डिस्टर्बेंस स्टोन के फेंकने की वजह से हुआ तो वहां पर आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि माध्यम के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन उनकी ऊर्जा जो है माध्यम के एक भाग से, अगर ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होगा तो पहले बताइए वहां पे जो विक्षोभ होगी तो वहां तरंग की उत्पत्ति कैसे होगी, ठीक है। वहां पर वेव का फॉर्मेशन कैसे होगा अगर वहां पर वो जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं। मैंने सेकंड पॉइंट में इस बात को क्लियर कर दिया है कि पार्टिकल अपना स्थान जो है वो नहीं छोड़ते हैं, वो बेसिकली करते हैं कि वो अपनी ऊर्जा को माध्यम के एक भाग से दूसरे भाग की ओर संचरित होती है, ठीक है। अगर माध्यम की ऊर्जा चाहे पानी हो चाहे कोई और दूसरा माध्यम हो, वायु हो, तो वहां पर बेसिकली
वहां पे जो माध्यम के कण होते हैं, पार्टिकल और मीडियम होते हैं, वो बेसिकली अपनी जो एनर्जी होती है उसको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। क्योंकि सेकंड पॉइंट में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि वहां पर वो कण अपनी स्थिति जहां पर होते हैं उस जगह को नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। कंपन करने के लिए भी क्या होगा, वो अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष इधर उधर गति कंपन करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये भी समझिए कि वहां पर वो कण अपनी जगह को नहीं छोड़ेंगे, वो अपनी बेसिकली एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे। तो ये था आपका नेक्स्ट पॉइंट। अगला पढ़ते हैं कि अब इसमें हम लोगों ने दो तरह की तरंगें पढ़ रखी हैं, एक ट्रांसवर्स वेव, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव, फिर इसको इस पॉइंट को मैं समझाता हूँ, इसको अभी समझ लीजिए कि ट्रांसवर्स वेव क्या होता है कि यदि कहीं पर कंपन हो रहा है, ठीक है, तो जब कंपन की दशा, मान लीजिए मैं इस चित्र के माध्यम से आपको समझा देता हूँ कि जैसे यहाँ पर ये कंपन इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं किसी कण को यहाँ पर ले लूं इस प्रकार से, और यहाँ पर जब इस कण का जो कंपन है इसकी दिशा में ना होकर इसके लंबवत होता है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर वाइब्रेशन हो रहा है और यहाँ पर वेव जनरेट हुई है, और यहाँ पर हम किसी कण को ले रहे हैं और उसका जो कण का जो वाइब्रेशन है वो इस वेव मोशन के अलाउंग ना होकर के इसके परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर आपकी जो वेव्स होंगी, मैंने कल भी वीडियो में समझाया था, वो आपकी होगी ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। समझ में आई बात, ये आपकी हो जाएगी ट्रांसवर्स वेव। फिर अगली, अगर इस लॉन्गिट्यूडनल कैसे समझेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर ये वाइब्रेशन क्रिएट हुआ है, यहाँ पर वेव आपकी क्रिएट हुई है, तो यहाँ पर बेसिकली होगा क्या कि इसी एक कण को हम यहाँ पर मान लें और उसका जो है जो कंपन की दिशा हो वो वेव के मोशन की डायरेक्शन में ही हो, मतलब इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तब यहाँ पर जो वेव आपकी होती है उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। ये आपकी होती है लॉन्गिट्यूडनल। तो आपकी ये दो तरह की वेव हो गई। जब आपके वेव मोशन के डायरेक्शन में ही किसी कंपन कर रहे कण का भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में हो जाए तब आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव हो जाती है। लेकिन अगर कहीं पर वेव मोशन आपको ऑब्जर्व हुआ है और वहां पर किसी कण को आपने लिया, किसी पार्टिकल को लिया और उसका वाइब्रेशन जो है अप एंड डाउन यानी कि इर्द गिर्द की अवस्था, टू एंड फ्रो की कंडीशन जो मैंने बताई थी, ये इस प्रकार से, तो ये आपका है ट्रांसवर्स के लिए, ये आपका है लॉन्गिट्यूडनल के लिए, ठीक है। फिर अगला देखते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण होता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिएगा, बेसिकली आप इसको ऐसे समझिएगा कि यहाँ पर भी कोई स्लिट लगी हुई, स्लिट SLIT, ठीक। स्लिट क्या करेगी, अब देखिए यहाँ से मैंने किसी सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पर आपका सोर्स ऑफ लाइट है, इस सोर्स ऑफ लाइट से मैंने लाइट को इस पर छोड़ा, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी एक वेव ऐसे बना दी गई है और दूसरी वेव आपकी इसके ऐसे परपेंडिकुलर